हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और आई होप कि आप सब रेडी हो टेस्ट देने के लिए। जैसे कि पर डे आप लोग टेस्ट दे रहे हो और अभी तो हम लोग बहुत सारे सेट्स लगा चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसी में एक और हम लोग सेट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सभी आ जाओ, वीडियो को लाइक ठोक दो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो चलिए हो गया है टाइम, स्टार्ट करते हैं टेस्ट आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 44वें संस्करण का फोकस थीम रहा। तो इस वर्ष यानी 2020 में 44वां संस्करण था पुस्तक मेले का। ठीक है, इसमें फोकल देश कौन सा रहा? तो फोकल देश रहा रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में कौन सा देश आखिरी स्थान पर रहा? 2019 में EIU के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में आखिरी स्थान पे कौन सा रहा? तो ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो आप मार लोगे। क्या होगा आंसर? उत्तर कोरिया। जानते हो वहां पे तानाशाही है और डेमोक्रेसी नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। डेमोक्रेसी का बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे मजाक उड़ाया जाता है। आपको बात पता होना चाहिए, हंसी आएगा आपको जान के कि वहां पे भी नॉर्थ कोरिया में भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है और कैंडिडेट्स जो होते हैं उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, और वो है आपके उन साहब। और हर एक घर में जितने भी नागरिक एडल्ट हैं जिनको वोट देने का अधिकार है उनको देना पड़ता है जबरदस्ती, और उसी एक ही इंसान को वोट देना पड़ता है। तो जान सकते हो वहां पे कैसा डेमोक्रेसी है। ठीक है, अच्छा यहां से आपको याद रखना है टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है नॉर्वे। ठीक है, और भारत का स्थान है 51 यानी 51st स्थान है। ठीक है, 51st स्थान किसका है? भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? ये चुना गया है कैटरीना साकेलाराओ। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको सिर्फ कैटरीना याद रखना है। कैटरीना याद रखना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI भुगतान सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना है? UPI भुगतान सेवा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? ये और कोई नहीं, रिलायंस जियो है। जियो पे आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जोश और उत्साह को मनाने का त्योहार एक है, उसका नाम आपको बताना है। वो कौन सा त्योहार है जिसको नई दिल्ली के लाल किला मैदान में इस वर्ष मनाया गया? वो कौन सा त्योहार है? वो है आपका, जल्दी बताओ कौन सा है? भारत पर्व 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2020 में पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है पद्म विभूषण किसको मिला है। कौन है वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण के लिए इस बार चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 18-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो 2018-19 का रिपोर्ट आया है, कौन सा राज्य जो है वह सब्जी के उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो यह है पश्चिम बंगाल। इससे पहले यूपी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यूपी को पछाड़कर पश्चिम बंगाल सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, VGA मोड का पूरा नाम क्या है? VGA, पहले आपने जब आप पुराने समय में आप मोबाइल यूज करते थे उसमें VGA कैमरा भी आता था। ठीक है, तो VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे, ये होता है VGA का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? आप कुछ चीज़ों को इनपुट करते हो, फिर वो आपको डिस्प्ले पे दिखता है या किसी भी आउटपुट सिस्टम पे दिखता है, तो वो CPU के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MS वर्ड में जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है डॉक। ठीक है, आप कोई भी वर्ड DOC, ठीक है, DOC .doc, ये होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैग्नीफाइंग बटन कहाँ होता है? MS वर्ड आपने यूज किया है, इसमें आपको बताओ मैग्नीफाइंग बटन कहाँ दिखता है? मैग्नीफाइंग बटन आपको दिखता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। ठीक है, मैग्नीफाइंग बटन इस तरह से आपका एक
इमेज रहता है उस पर प्लस का सिंबल रहता है और फिर दूसरा बना रहता है ये माइनस का सिंबल रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग बटन। तो आपको कहाँ पे मैग्नीफाइंग बटन दिखता है? प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? तो आइविस कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, जल्दी बताओ। तो आइविस जापान का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? आलम आरा यानी 100 वाक है, ठीक है, यानी बोलती फिल्म जो आलम आरा थी उसके निर्देशक कौन थे? कौन थे उसके निर्देशक? उसके निर्देशक थे आर्देसर ईरानी। सत्यजीत रे बहुत लोग मार देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो निर्देशक थे वो सत्यजीत रे नहीं थे, वो आर्देसर ईरानी थे आलम आरा के निर्देशक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, इसरो का। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? कौन सा था? ये था अप्सरा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? ये स्थित है भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। अच्छा भारत में कहाँ है ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्थित है लेह लद्दाख में, ठीक है। लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है ये, और इसका नाम है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO, इसको याद रखना। ये कहाँ है? लेह लद्दाख में, और इसमें इंफ्रारेड गामा रेस को यूज़ किया गया है, ठीक है। यह है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनों में से एक। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर यूपी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो मार्च 2020 में आयोजित होने वाला है 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, और इसका मेजबानी किया जाएगा भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? मिस वर्ल्ड 2019 किसको चुना गया है? ये चुनी गई है टोनी एन सिंह को, ठीक है। कौन चुनी गई है? टोनी एन सिंह। ये जमैका की, भारतीय मूल की जमैका की नागरिक है, ठीक है। टोनी एन सिंह ये हैं अभी की मिस वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है वरदान के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वरदान बुक के लेखक कौन है? कौन है? ये है प्रेमचंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय किया? इनकलाब जिंदाबाद नारा यह दिया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक क्या है? तो विरोध के प्रतीक के रूप में हम लोग काला झंडा यूज करते हैं, या काला बिल्ला या पट्टी यूज करते हैं, ठीक है। बांह पर बांधा जाता है। ऑफिसर्स कोई भी ऑफिस में अगर विरोध करना है तो काला बिल्ला लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मजन का संगठन होता है। तो अगर देखो जो डॉटर सेल्स है, ठीक है, अगर उसमें से डॉटर सेल फीमेल हो, ठीक है, यानी अगर लड़की पैदा होने वाली हो तो उसमें कितना आपका क्रोमोसोम होगा? तो कैसा होगा? 23 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि 2 डॉटर सेल में बदलता है, ठीक है। अगर फीमेल है तो 22 + X होगा, अगर मेल है तो 22 + Y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा A। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पिता A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी बताओ कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? यह है आपका, अगर पिता का A है और माता का B है तो सभी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं ABO AB ये चारों हो सकते हैं संतानों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक रुधिर दाता ग्रुप कौन सा है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? ये आपका O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RH कारक के खोजकर्ता है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? कुछ बच्चे इसमें गलती से रिसर्च मार देते हैं, आपको पता होना चाहिए रिसर्च जो है वो बंदर का नाम था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, उसी के नाम पर RH फैक्टर नाम पड़ा है, लेकिन इसके खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर और बीनर दोनों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? जल्दी बताओ क्या है क्वेश्चन। सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? देखो जब भी विभाजन होता है, ठीक है, सेल्स का, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसी में से आपका एक स्टेप होता है एनाफेज। उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान क्रोमोसोम विपरीत पोल्स की तरफ गमन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? किसकी क्रिया से बनते हैं? ये बनते हैं कैम्बियम की क्रिया से। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा ये वृद्धि वलय क्या है, ठीक है। देखो ये प्लांट से, ठीक है, प्लांट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये जो पोर्शन आपका बढ़ते जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट की मोटाई यानी थिकनेस जो बढ़ता है, इसी को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और वलय मतलब इसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। वृद्धि वलय जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं। अगर आपको प्लांट की आयु मापना हो तो आप इसमें देखते हो कितने रिंग्स हैं, ठीक है, ये भी आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो ग्रोथ होता है, ये जो वलय होता है, रिंग्स जो डेवलपमेंट होता है, ये किसके मदद से होता है, किसके कारण होता है? ये होता है कैम्बियम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फल। अनिषेक फल यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें होते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? जल्दी बताओ क्या होते हैं? ये होते हैं बिना परागन और निषेचन के बना फल, ठीक है, बिना निषेचन के जिसमें फ्रूट बन जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, परागकण क्या होता है? परागकण क्या है? जल्दी बताओ परागकण क्या होता है? तो परागकण देखो, आप जो फ्लावर देखते हो, ठीक है, उसमें आप देखते हो ये वॉल्वेटी कलर का, ठीक है, यही है आपका परागकण यानी पोलन ग्रेन्स। ये क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है और यही जो भंवरा वगैरह है वह इस पर बैठता है, इसको अपने स्टिंग्स में लेता है और फिर फीमेल प्लांट पर जाकर इसको डाल देता है, ठीक है। तो परागकण क्या हो गया? नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है। आवृतबीजी पादप हो गया आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूणकोश प्रायः कैसा होता है? ये होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित। यहाँ से देखो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये आपको अंतर समझना चाहिए। एंजियोस्पर्म होता है वैसे प्लांट्स को कहते हैं एंजियोस्पर्म जिसका बीज जो है वह केस के अंदर है, यानी वह क्या बोल सकते हो, वो ढका हुआ होता है, ठीक है, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी बोलते हैं। अनावृतबीजी क्या हो गया? ये हो गया जिम्नोस्पर्म, वैसे प्लांट्स जिसका बीज ढका हुआ ना हो, ठीक है, बीज यानी खुले में होता है, आपके टहनी पर लगा हुआ बीज आपको दिखेगा, जैसे आप बोल सकते हो आपका पाइन ट्री, ठीक है, उसका बीज जो होता है वो खुले में होता है, ठीक है। ये हो गया जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे बात किया जा रहा है आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म का, इसका भ्रूणकोश त्रिगुणित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज किससे बनता है? तो बीज किससे बनता है? ये बनता है बीजांड से। किससे बनता है बीज? बीजांड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लो कि एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट में आपका मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। अब क्या हुआ कि मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन लेकर फीमेल फ्लावर पे चला गया, ठीक है, कोई भी भंवरा वगैरह कुछ भी ये जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, एक ही प्लांट में दोनों चीजें हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गिटेनोगैमी। क्या कहा जाता है? गिटेनोगैमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल नट है? नट जनरली आप बोलते हो, जैसे जो भी आप क्या मैं बोलूँ, सुपारी टाइप जो भी आपका फल है, ठीक है, इन सबको हम लोग नट्स बोलते हैं। तो मूंगफली, सुपारी, अखरोट, काजू, इसमें से आपका सुपारी जो है वह नट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है? कौन सा है? ये आपका भ्रूणकोश। नारियल का एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है खाने योग्य भाग। अगला क्वेश्चन है, एक सच्चा फल होता है यानी ट्रू फ्रूट जो है वह कैसा होता है? तो एक ट्रू फ्रूट जो है वह निषेचित एवं विकसित अंडाशय है, ठीक है। एक ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है यानी पूर्ण विकसित ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी ट्रू फ्रूट कहलाता है। जिसमें ये प्रोसेस नहीं होता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा दर्रा है वो दर्रा है काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सही, नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से थोड़ा सा याद रखना, इसके संस्थापक कौन जाने जाते हैं या इसके प्रणेता कौन जाने जाते हैं? वर्गीस कुरियन। ठीक है, पहला जो ऑपरेशन फ्लड 1 जो आपका स्टार्ट हुआ था 1970 में स्टार्ट हुआ, दूसरा ऑपरेशन फ्लड 2 स्टार्ट हुआ 1981 में, और तीसरा 1985 में। ये 3 फ्लड है ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी है तो अच्छे से इसको रिवाइज करके रखो। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। 1970 में पहला ऑपरेशन फ्लड, 1981 में दूसरा ऑपरेशन फ्लड, और 1983 में तीसरा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है कौन सा? 7वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? कौन सा देश है वो जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? वो है आपका बांग्लादेश। बहुत बच्चे इसमें चीन से कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर आता है चीन का। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? या कौन सी रेलगाड़ी है? यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो विवेक एक्सप्रेस आपका है। ठीक है, ये विवेकानंद के 150वीं जयंती पर चलाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। किन अक्षांशों के बीच में है ग्लोब पर भारत का पोजीशन? यह 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। ठीक है, यह आपका उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त क्यों नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जल्दी से सारे ऑप्शंस को पढ़ो, मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं आपको, आसानी से आप पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है। पढ़ लिया आपने? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा डी। ठीक है, क्यों पेट्रोल के आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं है? क्योंकि जल भारी होता है पेट्रोल से। ठीक है, इस कारण से पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु से संपर्क बना रहता है। क्लियर है? आपको समझ में आया? ठीक है, डेंसिटी जल का ज़्यादा होता है पेट्रोल की अपेक्षा, इसलिए क्या होता है कि पानी नीचे चला जाता है और पेट्रोल उसके सतह पर रह जाता है और हवा के टच में रहता है और वह जलते रह जाता है। इसीलिए पानी बेकार हो जाता है पेट्रोल वाले आग को बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूध है, दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध पायस या इमल्सन का एक उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है? हड्डी और दांत में कौन सा रासायनिक तत्व मौजूद होता है? कौन सा होता है? यह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बहुत बच्चे कैल्शियम सल्फेट आंसर कर देते हैं, आपको कैल्शियम फॉस्फेट याद रखना है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? तो सामाजिक वानिकी होता है अगर सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये होता है आपका सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह है, यानी यूनी डायरेक्शनल है? जल्दी बताओ। अगर हम लोग इकोसिस्टम का बात करें तो इसमें से यूनी डायरेक्शनल कौन सा होता है? ये है आपका ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुतों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या चीज़ हो गया, कैसे होगा, तो इसको समझो। ऊर्जा आंसर क्यों हुआ? ऊर्जा क्या यूनी डायरेक्शनल होता है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आप जानते हो ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो है आपका सूरज मामा, नहीं सूरज मामा, सूरज दादा, जो भी बोलते हो आप, सूरज दादा मामा, जो भी बोलना है, ये है मेन सोर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कौन ग्रहण करता है एनर्जी? ये है प्लांट। ठीक है, प्लांट यहाँ से हो गया। प्लांट के बाद जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? आप सूरज दादा तक वो एनर्जी पहुंचा सकते हो? नहीं। इसके कारण से ये क्या हुआ? ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पीने वाला जो जल है उसमें कॉपर कितना परमिसिबल है, ये आपको बताना है। तो पेयजल में कॉपर जो परमिसिबल है वो है ऑलमोस्ट 2%। ठीक है, 2% नहीं, 2 mg पर लीटर, 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इतना कॉपर हो सकता है। अभी मैं कुछ चीज़ों का आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। आगे के क्वेश्चंस में पूछूंगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर सोच लो आपके शरीर में 206 हड्डी में से कितना कम हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता। तो आज मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है, कॉपर आपने देख लिया कितना होना चाहिए, ये 2 mg यानी 2 mg पर लीटर होना चाहिए। मतलब हो सकता है अधिकतम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो कॉपर भी आपको हानि पहुंचाएगा। आप जानते हो कॉपर आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन अगर 2 mg पर लीटर से अधिक हुआ तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको नौसिया टाइप फीलिंग होगा, वोमिटिंग टाइप होने लगता है। इसका मतलब उसमें आपके पानी में कॉपर का कंटेंट ज़्यादा हो गया। दूसरा आपको जो नोट डाउन करना है वो है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक कितना होता है? आर्सेनिक जो परमिसिबल है, आप सब जो मैं लिखाऊंगा वो mg पर लीटर ही होगा, 0.05। ठीक है, 0.05 mg पर लीटर, ये है आर्सेनिक। उसके बाद अगर मैं कैडमियम का बात करूं, कैडमियम कितना परमिसिबल है? 0.005, नोट डाउन करके रखना इसको। उसके बाद है लेड। ठीक है, लेड का अगर मैं बात करूं तो लेड कितना परमिसिबल है? 0.15। ठीक है, इसके बाद मरकरी का अगर मैं बात करूं, मरकरी कितना परमिसिबल है? 0.002। ये सब तो बहुत आप बोल सकते हो ना डेंजरस है, तो मरकरी है 0.002। ये 4 चीज़ों को आपको नोट डाउन करके रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आर्सेनिक 0.05, कैडमियम 0.005, लेड कितना है? 0.15 और मरकरी है 0.002। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? जल्दी बताओ, कब हुआ था? तो 1992 में। इसलिए ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? रियो डी जेनेरियो समिट। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? कौन है पेनिसिलिन का आविष्कारक? तो पेनिसिलिन का आविष्कारक है कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किस वंश के सिक्के जो हुए वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो वह है गुप्त, और समुद्रगुप्त का सिक्का सबसे ज्यादा फेमस रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? यह है देवव्रत पात्रा। कौन है? देवव्रत पात्रा, जिसको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक का। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? मिलन जो एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम है, इसको इसका मेजबानी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसका मेजबानी? इसका मेजबानी कर रहा है विशाखापत्तनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? ये संतुष्ट। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? संतुष्ट। यह कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया? ये कौन सा देश है? ये देश है बेल्जियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी, ओआईसी, एनटीपीसी तथा सेल के बाद जिस नवरत्न पीएसयू को महारत्न का दर्जा दिया गया है वह कौन सा है? जल्दी बताओ। ओएनजीसी, ओआईसी, एनटीपीसी और सेल के बाद किस नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? कौन सी कंपनी है ये है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, महारत्न कंपनियां अभी कौन कौन है ये आपको याद रखना जरूरी है, और कितनी है ये आपसे पूछा जाता है। तो महारत्न कंपनियों की अगर बात करें तो टोटल 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसमें से आपका कौन कौन सा आता है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, ठीक है, बीपीसीएल और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी कंपनियां हैं जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। और टोटल नवरत्न कंपनियों का दर्जा कितने कंपनियों को दिया गया है? तो 91 ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है? सबसे अधिक घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का बात किया जा रहा है। ठीक है। देखो, जनगणना से आपका हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रहा है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस हर सेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका वो रिवीजन होता चले जाए। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया गया? तो आपने अक्सर पढ़ा होगा बिहार, लेकिन आपके ऑप्शन में बिहार दिख नहीं रहा है। अगर बिहार रहता फिर भी आपका आंसर दिल्ली ही होता। तो आपको लग रहा है कि बिहार होता तो दिल्ली क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मिला था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली में था। यह था 11,320। कितना था? 11,320। अब आपने पढ़ा है बिहार, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106। कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ते क्यों नहीं? हम लोग जनरली राज्य के बारे में पढ़ते हैं, और राज्य में सबसे अधिक घनत्व बिहार में था। ठीक है। बिहार से जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली और शायद पौंडीचेरी, ठीक है, इन सब का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। चंडीगढ़ बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है। लेकिन आपको दो याद रखना है कि सबसे अधिक दिल्ली 11,320 और राज्य में सबसे अधिक बिहार 1106। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन है? मिताली राज का बायोपिक का नाम है शबाश मिट्ठू, और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है राहुल ढोलकिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? शिक्षा का अधिकार कब से मौलिक अधिकार बन गया? यह बन गया 1 अप्रैल 2010 से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पता चला होगा कि आपके लिए डेट कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? अगर आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते हो तो इसमें से हम लोग किस चीज को शामिल नहीं करेंगे? तो यह है आपका पेंशन। ठीक है। किराया, मिश्रित आय, अवितरित लाभ, जो भी है ये सब इंक्लूड होंगे, लेकिन पेंशन इंक्लूड नहीं करेंगे अगर आय विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, कराधान एक उपकरण है। कराधान यानी टैक्सेशन। तो टैक्सेशन कैसा उपक्रम है? तो टैक्सेशन एक राजकोषीय नीति का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ये होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा? चेन्नई या मद्रास, इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? कब हुई थी? 1901 में। किस देश ने की थी ये आपको बताना है। किस देश के द्वारा किया गया था नोबेल पुरस्कार की स्थापना? ये की गई थी स्वीडन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से कौन सा प्रस्ताव संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान देना है, आपका संसद नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे संघीय बजट से पूछा जा रहा है, और बजट से संबंधित कटौती प्रस्ताव है। क्या होता है कटौती प्रस्ताव? सबसे पहली बात, जो बजट है वो है किसमें? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, ये याद रखना।
अब इसी में कटौती प्रस्ताव का भी चर्चा किया गया। कटौती प्रस्ताव होता है जैसे मान लो किसी भी खास पर्पस के लिए कोई बजट तय किया गया, ठीक है, लेकिन जो भी हमारे सांसद है उनको ऐसा लगता है कि नहीं इतना खर्च नहीं होना चाहिए या इस तरह का इतना बजट इसके लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके लिए कटौती प्रस्ताव वो लोग लाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कटौती प्रस्ताव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस नाम से बड़े पैमाने पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से आपका याद रखना कि भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक दोनों के द्वारा दोनों साथ मिलकर दोनों ने एक एंटी हाईजैकिंग अभ्यास किया। उसका नाम जो रखा गया था वो था अपहरण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है कैसा अधिकार। संपत्ति का अधिकार है कैसा अधिकार, एक वैधिक अधिकार है। कैसा है, एक वैधानिक या वैधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 300 क के तहत। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, ठीक है, कितना आपकी जो निजी स्वतंत्रता है वह कितना आपको मिला हुआ है, इसी पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, यह मनाते हैं 20 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए कितने राज्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल कितने राज्यों में बनाया था, कितने राज्यों में बनाया था, टोटल 7 राज्यों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। किसके बीच हुआ था, अशोक और कलिंगराज खारवेल के बीच में। अशोक विजयी हुआ था, आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध जो हुआ था वह अशोक के राज्याभिषेक से कितने वर्ष बाद हुआ था, और अशोक के वास्तविक गद्दी पर बैठने के बाद कितने वर्ष बाद हुआ था। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, कब इनका अशोक का राज्याभिषेक पहली बार कब हुआ था और दूसरी बार कब हुआ। तो दूसरी बार हुआ था 269 बीसी में, ठीक है, 269 बीसी में दूसरी बार हुआ, और पहली बार हुआ था 273 बीसी में, ठीक है, यानी 4 साल बाद इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार, यानी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा, आप समझ लोगे, ठीक है, पहली बार जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तब से लेकर अगर आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा ना, और दूसरी बार से अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, ये था बैरम खां, ठीक है। बैरम खां को अकबर खां बाबा के नाम से भी पुकारता था, और आरंभिक दिनों में जो आप बोल सकते हो ना, उसके संरक्षक के रूप में किसने कार्य किया, बैरम खां ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। चलिए बताओ, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री था। बलबन था नसरुद्दीन शाह का प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हो नसरुद्दीन शाह और बलबन के बीच में संबंध क्या था। एक तो प्रधानमंत्री तो हुआ ही, उसके दरबार में था ही, और कोई आपसी संबंध। तो देखो, बलबन बहुत तेज इंसान था, ठीक है, लेकिन यह उत्तराधिकारी नहीं था कोई भी, लेकिन इसका जो नसीरुद्दीन के साथ संपर्क था वो अच्छा था। तो बलबन ने क्या सोचा कि मैं अपनी बेटी का शादी नसीरुद्दीन से करवा देता हूँ, ठीक है। तो बलबन ने अपनी बेटी का शादी नसीरुद्दीन से करवा दिया, लेकिन हुआ क्या, नसीरुद्दीन को कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो संतान जब उसका कोई था ही नहीं, तो उसको अब किसको उत्तराधिकारी वो चयनित करेगा। सबसे विश्वासी जो था उसका ससुर बलबन, उसी को उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स गियर में केसेस चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी जब नसीरुद्दीन शासक था तो ये किसी काम का नहीं था, सबसे बेकार निकम्मा यही था, ठीक है। इसका सारा काम जो है वो बलबन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है लिग्नाइट को। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ, पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है तूतीकोरिन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश किस चीज का विशालतम उत्पादक है? यह है दालों का। ठीक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यह आपका गुजरात। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यह आपका गुजरात। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यह है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। वो कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? यानी प्याज में खाने वाला भाग कौन सा है? कौन सा है? यह है उसका पत्ता। बहुत लोग तना इसमें आंसर कर देते हैं। ठीक है। प्याज तना का एक रूप है, लेकिन खाने वाला भाग आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, इसलिए हो जाएगा आपका आंसर पत्ता। ठीक है। और पत्ता में भी अगर आपसे बोला जाए तो थोड़ा सा फ्लैसी, इसको फ्लैसी लिप्स बोलते हैं। ठीक है। जो आप खाते हो इस तरह से जो बना रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता या मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होता है, तो मशरूम की खेती किस चीज में उपयोगी नहीं होता है? चारों ऑप्शंस में से बताओ किस चीज में उपयोगी नहीं होता है? तो यह है आपका सस्य रोग के जैविक नियंत्रण में। सस्य रोग यानी फसल। ठीक है। मैंने बताया था सस्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है। सस्य का मतलब क्या होता है? तो सस्य मतलब हो गया फसल। फसल रोगों के जैविक नियंत्रण में कुकुरमुत्ता या मशरूम कोई हेल्प नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में पुंम-धूप या ड्रोन होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मधुमक्खी में ये ड्रोन होते हैं कैसे? ड्रोन का हिंदी पुंम-धूम हुआ। सबसे पहले ड्रोन होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। देखो, मधुमक्खी टोटल 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग मधुमक्खियों को। ठीक है। एक होती है रानी मधुमक्खी। ठीक है, यानी जो क्वीन है। दूसरा एक होता है ड्रोन जो मेल मधुमक्खी होता है, और तीसरा है वर्कर। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मधु जो अब्जॉर्व किया जाता है, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? अब्जॉर्व नहीं बोल सकते हैं इसको, कलेक्ट किया जाता है फूलों से या किसी भी चीज़ों से। ठीक है। वो ये सारे काम जो है वर्कर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ड्रोन जो है यह मेल मधुमक्खी है और यह कलेक्शन का काम नहीं करता है। इसका काम होता है बस रानी मधुमक्खी के साथ अंडे पैदा करना। ठीक है। यानी मेट करता है ये रानी मधुमक्खी के साथ, उसके बाद वो मेल मधुमक्खी जो है वो मर जाता है। उसके बाद कोई काम बचता नहीं है। इसके पास जो स्टिंग होता है ना, वो भी नहीं होता है इसके पास। ठीक है। अब रानी मधुमक्खी का क्या काम है? रानी मधुमक्खी का काम है बस अंडे देना। अंडे देने के बाद रानी मधुमक्खी भी मर जाती है। ठीक है। तो ये सारा काम सबका बटा हुआ है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे अब आपको तो पता चल गया मादा होगा नहीं, तो यहाँ पे नर होगा। तो आपका जो है ये जननक्षम नर यानी फर्टाइल नर, इसका काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में अपना योगदान देना। बस यही काम है ड्रोन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? यह है आपका कैरोटीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किससे होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसको बोलते हैं। किसके साथ होता है मैक्सिमम? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? अंग्रेजी भाषा का ध्यान देना है आपको, क्या पूछा गया है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी दिए जाने का घोषणा किया गया है, वो है शशि थरूर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सीबीआई के अधिकारी ने नेस्कॉम DSCI का इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? आपको याद रखना है, इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019, इसका खिताब किसको दिया गया है? ये दिया गया है BP राजू को, और ये एक सीबीआई अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं, उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? यानी इन चारों में से आपको बताना है किस चीज़ का जरूरत आपको नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में आप जो भी लिक्विड अगर रखा गया है उसका दाब अगर गणना करना चाहो, इस लिक्विड का अगर प्रेशर आप निकालना चाहो, तो क्या चीज़ का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा? क्या क्या है आपके ऑप्शन? द्रव की स्तंभ की ऊंचाई, यानी कितना ऊंचा द्रव है, बिल्कुल ऊंचाई पर इसका दाब निर्भर करेगा।
पात्र के तल का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है इससे दाब को कोई मतलब नहीं है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। शीतकाल में आप देखते हो हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्या कारण है उसका गर्म होने का, जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, बस ऑप्शन जो पढ़ने में टाइम आपको लग जाए। तो जानते हो आप ये जो कारण है यह है पृथ्वी के अंदर के सिचुएशन का कारण। ठीक है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से वो आपको गर्म नजर आता है। वहीं पे अगर आप गर्मी के मौसम में आप देखोगे तो गर्मी के मौसम में पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वह बाहर के तापमान से कम हो जाता है, जिसके कारण से आपको ठंडा मिलता है पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है। पानी की टंकी को अगर आप ऊपर से देखते हो तो अगर इतना बड़ा टंकी है तो आपको ये उठा हुआ नजर आता है, इसका कारण है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे घर में यूज होने वाले चीजें हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों का कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, तो उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया दत्त परिभाषा कहलाता है या डाटा डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। नेप्थलीन आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलताक। क्या है नेप्थलीन का मुख्य स्रोत, कोलताक। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि पर डे की तरह आज भी आपने सेट को एंजॉय किया और इसी तरह से आप लोग रेगुलर सेट देते रहो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और जो आपने पढ़ा हुआ है वो एक तरफ से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।